हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए ले करके हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 19th नंबर का। अभी तक हम लोग जो है 18th प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्टों में मिलता है। फर्स्ट पार्ट में आपके जो है 12 to 14 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में भी आपके 12 to 14 क्वेश्चन। टोटल जो है दोनों पार्ट को मिला के जो है 25 से 28 क्वेश्चनों का पूरा आपको जो है कलेक्शन मिलता है, और वो भी केवल क्वेश्चन का आंसर ही, पूरा डिटेल डिस्कशन। तो अभी तक जो है हम लोग 18th प्रैक्टिस टेस्ट रीजनिंग के कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने उन प्रैक्टिस टेस्ट को नहीं सॉल्व किया, उन वीडियोस को नहीं देखा, तो ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपका जो है जो भी टॉपिक है, जिस हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है और हर एक टॉपिक का डिटेल डिस्कशन, केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया उस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने समझा है और फिर जो है उस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया है। तो अगर अभी तक आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा, उन सारी क्लासेस को, उन सारे प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कम समय में बेहतरीन जो तैयारी है वो आप क्वेश्चन के आधार पर ही कर सकते हैं। कि भाई जिस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया उस टॉपिक को समझा गया, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्योंकि रीजनिंग में अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि रीजनिंग टफ नहीं है। रीजनिंग पहली बात तो सब्जेक्ट ही नहीं है। अगर सब्जेक्ट होता तो शुरुआत से बाकायदे पढ़ाया जाता। रीजनिंग तो केवल एक लॉजिक है, एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस टॉपिक को हमें कैसे सॉल्व करना है। बात यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन वो तो आप भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बात टाइमिंग की है कि आपको 1 मिनट में कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो तभी होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसलिए जब जो है जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन लिया जाता है, हम पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ताकि जो है आपका टॉपिक भी कंप्लीट होता जाए और नंबर आप क्वेश्चन का कलेक्शन तो आपके पास अच्छा खासा हो ही जाएगा। अभी तक हो ही गया। इतना यदि आप पढ़ लेते ना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका रीजनिंग से नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपका जो है जो जनरल टेस्ट का तीसरा पार्ट आएगा CUET में, जो आपका जो है मई में एग्जाम होने वाला है CUET का, UG का, उसमें जो तीसरा पार्ट होगा उसमें आपका रीजनिंग, मैथ और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके 75 क्वेश्चन होंगे, तीनों से 25, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होंगे, और उसमें से 25 क्वेश्चन रीजनिंग के भी हैं। तो वो जो 15 क्वेश्चन आप लेफ्ट कर सकते हैं उसमें से रीजनिंग का नहीं होगा। तो इसलिए जो है जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन लिया जाता है उस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं कि अगर भाई इसके अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको आप आसानी से कर पाए। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूँ। आज भी क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और 19th नंबर प्रैक्टिस टेस्ट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। 19th नंबर प्रैक्टिस टेस्ट का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सीरीज दी गई है ADG, फिर दिया गया CJK, फिर दिया गया है EJO, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर है IPW। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आपका जो है GMZ आएगा कि GNS आएगा, कि आपका GNZ आएगा कि GMS आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीरीज टॉपिक से। टॉपिक का क्या नेम है? सीरीज, ठीक है ना। टॉपिक का जो नाम है वो है सीरीज। सीरीज की अगर हम बात करें तो हम 2 प्रकार से सीरीज को पढ़ते हैं। एक नंबर सीरीज, ठीक है ना, नंबर सीरीज, एंड अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज, ओके, नंबर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज, ओके। नंबर, अब देखो सीरीज का मतलब होता है एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए, एक आपका सीक्वेंस चलना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कह सकते हैं फ्लो होना चाहिए,
जो फ्लो रुकेगा नहीं, वो आगे लगातार बढ़ता रहेगा। अगर कोई नहीं भी बताया तो आप उसी रास्ते पे आगे चलते रहेंगे, वैसे आपको एक बार रास्ता मालूम चल जाए। तो अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपका अल्फाबेटिकल सीरीज से पूछा गया। अल्फाबेट सीरीज भी दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है, एक आपका कैपिटल लेटर सीरीज और एक आपका स्मॉल लेटर सीरीज। स्मॉल लेटर सीरीज को हम रिपीटेड सीरीज भी कहते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है ये आपका अल्फा कैपिटल लेटर सीरीज से पूछा गया, और जैसे ही बात कैपिटल लेटर सीरीज की आती है तो बात होती है A to Z की, और जैसे ही बात A to Z की होती है तो बात होती है 1 to 26 की। मैंने आपसे हर बार कहा है कि जब भी अल्फाबेट से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए हमेशा आपको उसके कोड के द्वारा ही उसको सॉल्व करना है। तो अगर हम अल्फाबेट के कोड की बात करें तो कोड वही है जो उसकी प्लेस वैल्यू है। जैसे भाई अल्फाबेट आपका A से स्टार्ट होता है, Z पे आपका खत्म हो जाता है। अब अगर हम उसके प्लेस वैल्यू की बात करें तो A की प्लेस वैल्यू 1 है और Z की प्लेस वैल्यू 26 है। ऐसे ही हर एक अल्फाबेट की एक प्लेस वैल्यू होती है। तो अगर प्लेस वैल्यू की हम बात करें जैसे, तो अब हमें अल्फाबेट तो सबको पता है भाई, अल्फाबेट किसको नहीं पता, आपको पता, मुझे सबको पता है अल्फाबेट की A to Z होता है, ABC शुरुआत से आपको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब अल्फाबेट के साथ उसका कोड भी आपको याद रखना है। सीक्वेंस में तो ठीक है आप काउंट कर लेंगे, आपके दिमाग में याद है सर मैं काउंट कर लूंगा, सर जैसे आपने मुझसे पूछा Y का तो मैं बता दूंगा 25 है, काउंट करके बता दूंगा, A से काउंट करूंगा फिर वहां तक जाऊंगा। अब A से काउंट करने में कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको रैंडम भी इनको याद रखना है। वो कैसे होगा, आप जितनी बार भी अल्फाबेट के क्वेश्चन को करें उतनी बार अल्फाबेट के आप कोड को पढ़ें, अपने आप देखेंगे हर एक अल्फाबेट का कोड आपको याद हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्फाबेट की। देखो पहले आपका A आएगा, फिर B, C, D, E, F, G, H, I, फिर आपका J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, फिर आपका आएगा U, V, W, X, Y एंड ये हो जाएगा आपका Z। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कोड की बात करूँ, देखो तो A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, फिर आपका आ जाएगा J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, ओके, U21, V22, W23, X24, Y25 एंड Z26। तो अब आपको अल्फाबेट के साथ साथ इनकी पोजीशन, इनकी वैल्यू भी याद रखनी है। और जब भी बात अल्फाबेट की होती है आप हमेशा अल्फाबेट के क्वेश्चनों को उसके कोड के द्वारा ही सॉल्व करिए, बहुत आसानी से और कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये कोड आपको याद करने हैं सीक्वेंस में, तो आप इनको ऐसे पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए आप एक दिन में, अपने आप सारे के सारे कोड आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है? अब आते हैं देखिए अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया सीरीज का। सीरीज का मतलब होता है एक सीक्वेंस चलना चाहिए। अब जैसे आपको यहाँ पर देखना है तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फर्स्ट का रिलेशन इस वाले इसके फर्स्ट लेटर से, इसका इसके फर्स्ट लेटर से, इसी प्रकार से यहाँ फर्स्ट लेटर आएगा उसका रिलेशन इससे हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो पहले A है, A के बाद फिर क्या है आपका यहाँ पर C है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है इसमें E है, यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा, फिर जो आएगा तो यहाँ पे उसी पैटर्न पे I आना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ कोड की, देखो A का 1, C का 3, E 5, यहाँ पर क्या आएगा ये 9। अब देखो जरा 1 से 3 कैसे आएगा, आपने कहा 2 इसमें ऐड कर दो 1 में, 3 से 5 कैसे आएगा, इसमें 2 ऐड कर दीजिए। अच्छा 5 में अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो 7 आएगा, 7 होता है G का कोड। यहाँ पे अगर 7 होगा तो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, 7 + 2 कितना हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका G आ जाएगा। अब जरा सेकंड का देखिए, सेकंड यहाँ पर क्या है आपका D है, सेकंड अल्फ़ाबेट आपका क्या है D है, यहाँ पर सेकंड अल्फ़ाबेट क्या है आपका G है, यहाँ पे आपका सेकंड अल्फ़ाबेट क्या है J है, यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है,
और यहाँ पे सेकंड अल्फ़ाबेट आपका P आना चाहिए। तो आपने कहा अगर मैं कोड की बात करूँ तो देखो D का 4, G7 और J10 और P होता है आपका 16। देखो 4 से 7 कैसे आएगा, आपने कहा प्लस का 3 कर दीजिए। 7 से 10 कैसे आएगा, प्लस का 3 कर दीजिए। 10 से आपका प्लस का 3 करेंगे तो 13 आ जाएगा और 13 होता है M का कोड। 13 + 3 आपका 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका M आ जाएगा। क्लियर है। अगर हम तीसरे अल्फ़ाबेट की बात करें तो यहाँ पे देखो G दिया है, G के बाद यहाँ पे तीसरा क्या है आपका K है, यहाँ पे आपका क्या है तो आपने कहा O है, यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा और सबसे लास्ट में आपका W है। अगर मैं कोड की बात करूँ देखो तो G का कोड है 7, K का है 11, O का है 15। तो देखो 7 से 11 कैसे होगा, प्लस का 4, 11 + 4 15, तो 15 + 4 आपका 19 होगा। 19 होता है S का कोड। 19 + का 4 हो जाएगा आपका 23 और 23 होता है W का कोड। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, GMS आएगा और GMS किस में दिया गया है, आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो जब भी बात अल्फ़ाबेट की आती है, अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन को हमेशा आप अल्फ़ाबेट के कोड के द्वारा सॉल्व करिए, बहुत आसानी से और कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया ब्लड रिलेशन टॉपिक से। किस टॉपिक से पूछा गया है, ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंध। ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि A + B मीन्स A इज द हस्बैंड ऑफ B। A + B का अर्थ है A B का पति है। A - B मीन्स B इज द सिस्टर ऑफ A। A - B का अर्थ है B A की बहन है। A × B मीन्स A इज द मदर ऑफ B। A × B का अर्थ है A B की माता है। A / B मीन्स B इज द सन ऑफ A। A / B का अर्थ है B A का पुत्र है। तो आप बताना है कि इफ P + R × T - Q / S + U देन हाउ इज P रिलेटेड टू S। ठीक है ना। तो अगर ये इक्वेशन दिया गया हो तो P S से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। ओके। पहला ऑप्शन दिया है मैटरनल ग्रैंडफादर अर्थात नाना, फादर इन लॉ अर्थात ससुर, पैटर्नल ग्रैंडफादर अर्थात दादा, अंकल अर्थात चाचा। क्लियर है। तो अब आपको बताना है कि P S से किस प्रकार संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है ब्लड रिलेशन से, और ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन पूछा गया कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंबल, चिन्हों पर आधारित प्रश्न। हर एक सिंबल को पहले सिंबल का पहले आपको मीनिंग दिया गया है कि किस सिंबल का क्या मीनिंग है। यहाँ पर जो सिंबल का जो मीनिंग दिया गया वहाँ पे A और B का प्रयोग हुआ है अल्फ़ाबेट में, और जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें कहीं भी A और B नहीं आया। तो आपको पहले पर्सन को A मानना है, दूसरे पर्सन को B मानना है। ठीक है ना। जब आप प्लस को लेंगे तो पहले पर्सन को A, दूसरे पर्सन को B। जब मल्टीप्लाई लेंगे तो पहले पर्सन को A, दूसरे पर्सन को B। इस प्रकार से आपको मान करके वहां पर चलना है। अब देखो अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन की, तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन में बात होती है जेंडर की। जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है ना। तो आपका ब्लड रिलेशन में जेंडर का डिफाइन होना बहुत जरूरी है। अगर जेंडर डिफाइन नहीं है तो फिर रिलेशन डिफाइन नहीं हो सकता। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर बात जेंडर की आती है सबसे पहले, तो अगर आपको क्लियर है कि ये पर्सन आपका जो है उसका जेंडर मेल है तो उसके ऊपर आप प्लस लगा देंगे। अगर आपको क्लियर है कि इसका जेंडर फीमेल है तो आप उसके ऊपर माइनस लगा देंगे। ठीक है ना। क्लियर है। जब तक उसका जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक आप उसके ऊपर कोई भी सिंबल नहीं लगाएंगे, ना प्लस का ना माइनस का। ठीक है। दूसरी बात आती है आपके ब्लड रिलेशन में जनरेशन की। दूसरी बात आती है आपके ब्लड रिलेशन में जनरेशन की अर्थात पीढ़ी की। तो जनरेशन की हम अगर बात करते हैं तो जनरेशन दो प्रकार से आपके ब्लड रिलेशन में होते हैं, एक इक्वल जनरेशन और एक आपका जनरेशन गैप। अब ये इक्वल जनरेशन और जनरेशन गैप क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं इक्वल जनरेशन की, अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, अब मेरी जो बहन है, मेरा जो भाई है, ठीक है ना, अर्थात ब्रदर सिस्टर का जो रिलेशन है वो इक्वल जनरेशन वाला है। ठीक है ना। भाई मेरा जो भाई है चाहे मुझसे बड़ा हो चाहे मुझसे छोटा हो, मेरी जो सिस्टर चाहे मुझसे बड़ी हो चाहे मुझसे छोटी हो, हम सब एक जनरेशन के हैं। लेकिन अगर मेरे फादर की बात होगी तो मुझसे एक जनरेशन ऊपर है,
मेरी मदर की बात होगी तो मुझसे एक जनरेशन ऊपर है, मेरे ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर की बात होगी तो मुझसे 2 जनरेशन ऊपर है, ठीक है ना। मेरे सन की बात होगी तो मुझसे एक जनरेशन नीचे है, मेरे अंकल की बात होगी तो मुझसे एक जनरेशन ऊपर है। क्योंकि भाई जो रिलेशन है वो 2 ग्रुप में डिवाइड होता है, एक मैटरनल और एक पैटर्नल। पैटर्नल में कौन कौन आएंगे, चाचा है, चाची है, ठीक है ना, बुआ है, फूफा है, ओके, और आपके जो है दादा हैं, दादी हैं, अर्थात अंकल आंटी, ठीक है ना, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। अगर हम बात करें जो है मैटरनल में तो आपके मौसा, मौसी, मामा, मामी, ठीक है ना, नाना, नानी। तो इस प्रकार से 2 ग्रुप में आपका रिलेशन डिवाइड हो जाता है। तो जनरेशन, इक्वल जनरेशन को हम किससे दर्शाते हैं, हम इक्वल जनरेशन को दर्शाएंगे जो है हॉरिजेंटल लाइन से, और जनरेशन जब गैप की बात आएगी तो उसको हम दर्शाएंगे वर्टिकल लाइन से। किससे दर्शाएंगे, वर्टिकल लाइन से। क्लियर है। एक रिलेशन और होता है आपके ब्लड रिलेशन में, पति पत्नी का रिलेशन, ठीक है ना। पति पत्नी के रिलेशन को अलग तरीके से क्यों बताया जाता है भाई, इसलिए कि पति पत्नी का रिलेशन ऐसा होता है जिसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का अपने आप हो जाता है। उसमें दूसरे का जेंडर अगर आपको नहीं बताएगा तो भी आप क्लियर कर देंगे। बाकी कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं आपसे, मैं अगर आपको से कहूं कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो आप कहेंगे बी इज वाइफ ऑफ ए। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम डबल लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। तो पति पत्नी का रिलेशन ऐसा होता है यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का अपने आप हो जाता है। बाकी कोई रिलेशन ऐसा नहीं है। अगर मैं कहता कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, अगर मैं ये स्टेटमेंट कहता कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, अब मैं आप सोचता कि हाउ बी इज रिलेटेड टू ए। अब बी जो बताइए कि बी जो है ए से कैसे संबंधित है, तो आप कहते हैं कांट से। मैं नहीं कह सकता, क्यों? चूंकि आपने बी का जेंडर ही नहीं बताया। भाई ए तो बी का भाई है, ये तो आपने बता दिया, ए इज ब्रदर ऑफ बी या ए इज सिस्टर ऑफ बी, ये आपने बता दिया। लेकिन बी के बारे में आपने क्वेश्चन नहीं कहा। बी उसका भाई भी हो सकता है, बी उसकी बहन भी हो सकती है। तो जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। लेकिन पति पत्नी का रिलेशन ऐसा होता है कि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का अपने आप डिफाइन कर देंगे। क्लियर है? तो इतनी समझ में ये बातें समझ में आ गई। मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस का यूज करेंगे। इक्वल जनरेशन को हॉरिजेंटल लाइन से, जनरेशन गैप को जो है वर्टिकल लाइन से दर्शाएंगे। पति पत्नी के रिलेशन को डबल लाइन के द्वारा हम वहां पर दर्शाते हैं। अब जरा आ जाइए, देखिए इन सारी चीजों का यूज कहां पर है। अब इन सारी चीजों का यूज कहां पर है, तो जो ये आपका इक्वेशन दिया है इसका जो डायग्राम बनाएंगे हम इन्हीं सारे इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके बनाएंगे। जैसे यहां पर देखो दिया गया है P प्लस आर, ठीक है ना। क्या दिया गया आपका? P प्लस आर। अब P प्लस आर का यहां पर क्या मतलब है, तो आपने कहा कि यहां पर देखो, अब यहां पर A और B दिया गया है, यहां पर सर P और R दिया गया है, तो अब कैसे करेंगे? तो मैंने आपको शुरुआत बताया कि उस P और R को आपको A और B मानकर चलना है। पहला पर्सन A, दूसरा पर्सन आपका B। तो जैसे यहां पर देखिए आपका जो है P प्लस आर है, ठीक है ना। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन यहां पर लिख लेते हैं P प्लस आर इंटू टी माइनस क्यू, ठीक है, डिवाइड एस प्लस यू, यही तो है। अब यहां पर देखिए सबसे पहले आपका P प्लस आर आया, तो यहां पे A प्लस बी। A प्लस बी मीन्स क्या है? A इज द हस्बैंड ऑफ B। तो यहां पर हो जाएगा आपका कि P इज द हस्बैंड ऑफ R, P इज द हस्बैंड ऑफ R। तो अब देखो R का जेंडर क्लियर हो गया, R इज द वाइफ ऑफ P, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या है, अब आगे R और T के बीच में क्या लगा है आपका? मल्टीप्लाई। R और T के बीच में क्या लगा है? मल्टीप्लाई लगा है। मल्टीप्लाई का मीन्स क्या है? A मल्टीप्लाई B मीन्स A इज द मदर ऑफ B, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ये A हो गया, ये B हो गया। R इज द मदर ऑफ T, R इज द मदर ऑफ T, तो P इज द फादर ऑफ T, ये भी क्लियर है, ठीक है ना। क्योंकि P और R दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, तो जब R जो है T की माँ है तो P जो है T के क्या है? पिता है। क्लियर? आगे जरा देखें, अब T और Q के बीच में माइनस है। माइनस मीन्स क्या है? A माइनस B मीन्स B इज द सिस्टर ऑफ A। तो यहां पे देखो ये A का काम करेगा, ये B का काम करेगा, तो T माइनस Q में क्या आ जाएगा? Q इज द सिस्टर ऑफ B। ध्यान समझिएगा, Q इज द सिस्टर ऑफ B,
ठीक है ना, क्योंकि यही तो कह रहा है a माइनस बी मीन्स b इज द सिस्टर ऑफ a। तो यहां पे देखो a कौन है, t, और b कौन है, q। तो q इज द सिस्टर ऑफ t। तो q जो है वह r की पुत्री है। अच्छा, t के जेंडर के बारे में अब डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि अब t कहीं आगे आएगा ही नहीं। तो t जो है वह p और r का पुत्र है कि पुत्री है, ये क्लियर नहीं है। आगे देखो क्या कह रहा है, q और s के बीच में क्या लगा है, डिवीजन। डिवीजन का मीन्स क्या है, a डिवाइड b मीन्स b इज द सन ऑफ a। ठीक है ना, तो q डिवाइड s में देखो, अब q जो है a है, s आपका b है, तो b इज द सन ऑफ s। तो यहां पे हो जाएगा s इज द सन ऑफ q, ये तो हो जाएगा। देखो a माइनस बी का अर्थ सॉरी डिवाइड करते क्या, b इज द सन ऑफ b, ए सन ऑफ a, तो ये a है ये b है, तो s इज द सन ऑफ q। तो देखो s में मैंने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। अब आगे देखिए क्या है, आगे क्या कह रहा है, s प्लस यू। प्लस का अर्थ क्या है, a इज द हस्बैंड ऑफ b। तो यहाँ पे a कौन है, s, और b कौन है, u। तो s इज द हस्बैंड ऑफ u, तो u में हम क्या लगा देंगे, माइनस, क्योंकि पति पत्नी के रिलेशन में देखो s का जेंडर डिफाइन है, s जो है u का पति है, तो u जो है s की पत्नी है। अब यहां पर देखो t और q आपस में ब्रदर सिस्टर है, ठीक है ना, बहन भाई का रिश्ता है। अब t का जेंडर डिफाइन नहीं है, मुझे t के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया भाई। यहां पर ये कह दिया कि q जो है वो t की बहन है, तो अब t कौन है, उसका भाई भी हो सकता है, उसकी बहन भी हो सकती है। तो t के ऊपर मैंने कोई भी सिंबल इसीलिए नहीं लगाया, क्योंकि t का जेंडर डिफाइन नहीं है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है देखो कि ये तो इक्वेशन के आधार पर पूरा डायग्राम बन गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है कि देन हाउ इज p रिलेटेड टू s। तो बताइए कि जो p है वो s से किस प्रकार संबंधित है। तो अब देखो p जो है, p और r की पुत्री है q। बात समझिएगा, p और r की पुत्री है कौन, q। अब अगर मैं यस की जगह हूं, अगर मैं जो है यस की जगह हूं, तो ये मेरी माँ है, माँ के ये पिता हैं, माँ के ये पिता हैं और ये माँ है, अर्थात ये मेरे हो गए मैटरनल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। ठीक है ना, तो P क्या लगेंगे मेरे, अगर मैं S की जगह खड़ा हो गया, मैंने अपने आप को इमेजिन कर लिया, ठीक है ना, तो ये मेरी माँ है, माँ के ये पिता और माता हैं। तो भाई जो मेरी माँ के जो मेरे पिता और माता हैं वो मेरे क्या लगेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। तो P जो है वह Q के पिता हैं, तो P जो है S के क्या लगेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर लगेंगे, अर्थात नाना लगेंगे। तो ऑप्शन जो है ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये, क्वेश्चन नंबर 3 का जरा आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है आपका जो है कि 4 नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन out of which 3 are alike in same manner and 1 is different. Select the number pair that is different from the rest. 4 संख्या युग्म दिए गए जिनमें से 3 समान रूप से समान है और एक भिन्न है। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। 11 रेशियो 121, 13 रेशियो 169, 17 रेशियो 289 और 15 रेशियो 250। तो यहां पर देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्लासिफिकेशन से। टॉपिक का क्या नाम है, क्लासिफिकेशन। टॉपिक का नाम है आपका क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन को हम 3 टाइप से पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो हम 3 टाइप में पढ़ते हैं। वर्ड क्लासिफिकेशन अर्थात शब्दों का वर्गीकरण, दूसरा पढ़ते हैं नंबर क्लासिफिकेशन अर्थात संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है ना, और तीसरा हम पढ़ते हैं अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। तीसरा हम पढ़ते हैं अल्फाबेट क्लासिफिकेशन अर्थात अक्षरों का वर्गीकरण, ठीक है ना। और जहां भी बात अल्फाबेट की आएगी बात होगी A to Z की, बात होगी 1 to 26 की, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन आपका नंबर क्लासिफिकेशन से पूछा गया है। क्लासिफिकेशन में क्या, देखो क्वेश्चन भी कह रहा है कि ये 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से 3 आपके एक जैसे हैं, उनमें सेम रूल लग रहा है, लेकिन एक कोई ऐसा है जो इनमें से डिफरेंट है, इनके फैमिली से अलग है, इनके ग्रुप से अलग है। वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो अब देखो जो क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगर जिन लोगों को 1 to 30 स्क्वायर याद हैं वो तो सेकेंडों में आंसर दे देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है स्क्वायर से। अब देखो 1 to 10 तो सबको याद रहता है भाई, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर मतलब उस संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई, क्यूब मतलब उस संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई।
तो अगर नहीं याद है तो 1 to 30 स्क्वायर याद कर लीजिए भाई। 1 to 10 तो सबको याद होता है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का आपका 16, 5 का आपका 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 एंड 9 का आपका हो जाएगा 81, 10 का 100। अब अगर मैं उसके आगे बात करूं, देखो 11 से मैं आपको एक बार पूरे जो है लर्न करा देता हूं। देखो 30 तक 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, 13 का स्क्वायर होता है आपका 169, फिर आपका 14 का स्क्वायर होता है 196, फिर आपका 15 का स्क्वायर होता है आपका 256 और आपका 16 का स्क्वायर होता है आपका जो है 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है आपका 289, ओके, 18 का स्क्वायर होता है आपका 324, 19 का स्क्वायर होता है आपका 361, फिर आपका जो है 20th का स्क्वायर होता है आपका 400, 20 का स्क्वायर होता है आपका 400, ओके, 21 का स्क्वायर होता है आपका 441, कितना होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है आपका जो है 484, 23 का स्क्वायर होता है आपका 529, 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, 25 का स्क्वायर होता है आपका 625, 26 का स्क्वायर होता है आपका जो है 676, 27 का स्क्वायर होता है आपका 729, 28 का स्क्वायर होता है आपका 784, 29 का स्क्वायर होता है आपका 841 और 30th का स्क्वायर होता है आपका 900। अब देखो जैसे ही आपने स्क्वायर पढ़े, अगर आपको स्क्वायर याद है तो तुरंत आप आंसर दे सकते हैं कि यहाँ पे आंसर आपका डी होगा, यहाँ पे आंसर आपका डी होगा। क्यों? क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 17 का स्क्वायर कितना होता है आपका 289, लेकिन 15 का स्क्वायर 250 नहीं तो 225 होता है, इसलिए यह इनके ग्रुप से अलग है, यह इनकी फैमिली से अलग है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 4th नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है सीरीज टॉपिक से, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका नंबर सीरीज से। जो पहला क्वेश्चन था पूछा गया था अल्फाबेटिकल सीरीज से और ये क्वेश्चन पूछा गया आपका नंबर सीरीज से। सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखो दिया गया 5, फिर 10, फिर 26, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 122, फिर 170। अब क्वेश्चन मार्क जगह क्या आ जाएगा? 82 आएगा, 50 आएगा, 65 आएगा कि 77 आ जाएगा। तो सीरीज का मतलब होता है एक पैटर्न चलना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए, ठीक है ना। जो फ्लो आपको बिना बताए चलता रहे, आपको पता हो कि आगे ये होगा। जैसे मैं आगे कहूँ भाई 1 है, 2 है, 3 आगे क्या आएगा? आप कहेंगे 4 आएगा, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब आगे। फिर आप आगे कहेंगे 5 आएगा, फिर 6 आएगा। तो एक फ्लो होना चाहिए, तो एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। अब सीरीज अगर एक सामान्य अंतराल से बढ़ती है तो कुछ जो न कुछ उसमें प्लस होगा, अगर एक सामान्य अंतराल से घटती है कुछ ना कुछ माइनस होगा। एक असामान्य अंतराल से बढ़ती है तो क्या होगा? आपका जो है स्क्वायर हो सकता है, किसी का मल्टीप्लाई हो सकता है, क्यूब हो सकता है। अगर एक असामान्य तरीके से घटती है तो फिर वहां पे जो है डिवीजन हो सकता है। तो ये कुछ रूल है जिसके आधार पे हमको यहाँ पे करना है। अब देखो अगर हम इनके बीच के डिफरेंस की, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? डिफरेंस की अगर बात करें, डिफरेंस की अगर बात करें तो आपने कहा कि यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 10 है, फिर 26 है, फिर यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है, फिर 122 है, फिर 170 है। अब देखो 5 और 10 में कितने का डिफरेंस है? प्लस का 5। यहाँ पे कितने का है? प्लस का 16। अब आगे कितने का होगा? तो आपने कहा कि यहाँ पे एक चीज हम कर सकते हैं कि 5 × 3 प्लस का 1, तो इतना हो जाएगा। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे मुझे कितने का प्लस करना चाहिए? तो आपने कहा कि यहाँ पे हो जाएगा आपका जो यहाँ पे लगेगा 16 × 3 + 1, 16 × 3 + 1 आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 48 प्लस यहाँ पे नहीं 49 प्लस करना चाहिए।
कितना 49। देखो यहाँ से आ सकता है ना भाई, 5 यहाँ पे 16 है, फिर 16 कैसे आ सकता है कि 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 ऐड कर दो, इतना आ जाएगा। तो यही सेम रूल यहाँ पे लगा दो, 16 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ऐड किया, क्या 49 जरा यहाँ पे ऐड करो, तो आपने कहा 9 + 6 आ जाएगा आपका 15, तो 5 आ जाएगा, 1 कैरी हुआ, 4 2 6 1 7 75 आएगा। 75 के ऑप्शन में दिया गया, नहीं दिया गया, 75 ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए ये तरीका गलत है, इसलिए ये तरीका गलत है, क्योंकि 75 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर ये तरीका ही गलत है, कुछ और सोचना पड़ेगा, डिफरेंस से बात तो नहीं बन रही, ठीक है ना। अब देखो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई जरा करके देख लेते हैं। तो 5 2 जा 10, अब 10 5 2 जा 10, तो 10 2 जा आपका कितना होता है आपका 20, अगर 10 3 जा करेंगे तो 30 आएगा, क्योंकि भाई 5 2 जा 10 तो 10 3 जा कर सकते हैं कि भाई यहाँ 3 का, फिर आगे 4 का, आगे 5 का, तो वहां से भी बात नहीं बनी। तो अब चलते हैं स्क्वायर के पास। अब अगर स्क्वायर की हम बात करें देखो, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस का 1। देखो ना किससे बात नहीं बनी, बात हमारी जो है डिफरेंस से नहीं बात बनी, बात मल्टीप्लिकेशन से नहीं बनी, क्योंकि भाई जो फ्लो चलेगा वो एक फ्लो में चलेगा। तो आप चलते हैं स्क्वायर के पास। 5 कैसे आ सकता है, 2 का स्क्वायर प्लस का 1। आपने कहा यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो 3 का स्क्वायर प्लस का 1, मैंने अभी सारे स्क्वायर आपको पढ़ाए भी हैं। ये क्या है आपका, तो आपने कहा ये देखो 5 का स्क्वायर प्लस का 1। तो देखो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, ये सारे प्राइम नंबर लिए गए, क्या लिए गए, प्राइम नंबर। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो कंसेक्यूटिव नंबर नहीं लिए गए, लगातार नंबर नहीं लिए गए, प्राइम नंबर लिए गए। तो अब अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 7। तो यहाँ पे होना चाहिए 7 का स्क्वायर प्लस का 1। तो यहाँ पे देखो 50 होना चाहिए, देखो 50 ऑप्शन में दिया गया क्या, बिल्कुल दिया गया है। आगे कौन सा प्राइम नंबर होगा, देखो 11, अगला प्राइम नंबर होगा 11 का स्क्वायर प्लस का 1। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस का 1, तो आपका 122 हो जाएगा। देखो यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर, क्योंकि 11 के बाद जो प्राइम नंबर होगा वो होगा आपका 13। तो 13 का स्क्वायर 169 प्लस का 1 170। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस ये जो आपने लॉजिक लगाया यहाँ पे देखो उसका ऑप्शन भी मिल गया, जो यहाँ पे आपका आंसर है, तो आपका लॉजिक भी क्या है, बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका जो है यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है कि 4 लेटर क्लस्टर है बीइंग गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड लेटर क्लस्टर। 4 वर्ण समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, विषम अक्षर समूह का चयन करें। अब ये क्वेश्चन भी आपका क्लासिफिकेशन से पूछा गया, क्लासिफिकेशन में पूछा गया जो है अल्फाबेट क्लासिफिकेशन से। अब अल्फाबेट की बात जैसी होती है, बात होती है A to Z की, और बात जैसी A to Z की आती है, बात होती है 1 to 26 की। तो यहां पर हम बात करेंगे 1 to 26 की। पहला दिया गया है BJT, दूसरा है GCV, तीसरा है DDP और चौथा है FBL। तो अब आपको बताना है कि भाई 4 में से 3 किसी प्रकार से एक समान है, वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा ऐसा है जो उनके ग्रुप में नहीं आता, जो उनके ग्रुप से अलग है। तो आपने कहा कि अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे इनके जो है कोड की। तो यहाँ पे देखो पहले में दिया गया है BJT, BJ और दिया गया है T। तो देखो B का कोड है आपका 2, J का कोड है आपका 10 और T का कोड है आपका 20, ठीक है ना। T का कोड है आपका 20। दूसरा है आपका G है, फिर यहाँ पे C है, फिर यहाँ पे V है। G का कोड है 7, C का है 3, ये है 22। फिर देखो अगर हम बात करें DDP, D और यहाँ पे है आपका P। तो D का कोड है 4, D का 4 और P का 16। फिर आपका FBL, FB और यहाँ पे है L। F का कोड है 6, B का है 2 और L का है 12। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंपल सा, अगर इनके बीच डिफरेंस की हम बात करें, इनके बीच के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो क्या डिफरेंस से बात बनेगी क्या, देखो जरा। तो आपने कहा प्लस का 2, नहीं सॉरी प्लस का 8 प्लस का 10, तो यहाँ प्लस का 8 हुआ, यहाँ प्लस का 10 हुआ। डिफरेंस जो है भाई अगर 3 के बीच समान होगा तो एक जिनके बीच समान होगा उससे अलग हो जाएगा। आपने कहा यहाँ पे प्लस का 8, यहाँ प्लस का 10, यहाँ माइनस का 4, यहाँ भी माइनस का आपको कितना करना पड़ेगा, 7, -7 करना पड़ेगा।
तो -4 -7 नहीं, यहाँ पे आपका 4 के बाद 4 आ गया तो 0 प्लस हो रहा है, नहीं, डिफरेंस से बात तो नहीं बनेगी, क्योंकि कम से कम भाई यहाँ पर जो आपका डिफरेंस था वो इनमें से किसी एक में तो होना चाहिए, तब तो ग्रुप बनेगा ना भाई, अलग तो एक ही है ना। तो फिर और क्या कर सकते हैं, देखो जरा, आपने क्या है 2 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है। अगर हम यहाँ पर इस 2 और 10 का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, आपने कहा 20 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जरा 7 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 21 आ जाएगा, यहाँ तो 22 रखा है। अगर हम इस 4 और 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे 16 रखा भी है। अब अगर हम यहाँ पे 6 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। अर्थात पहले जो आपके 2 अल्फाबेट हैं उनकी प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे तीसरा अल्फाबेट आ रहा है। किसमें किसमें, देखो पहले में भी आ रहा है, तीसरे में भी आ रहा है, चौथे में भी आ रहा है, लेकिन दूसरे में नहीं। दूसरे में आपका 21 यहाँ पे U आना चाहिए, जबकि वहाँ पे क्या रखा हुआ है, V रखा हुआ है, और इसीलिए आपका ये इनके ग्रुप से अलग है, इसीलिए ये है इनके ग्रुप से अलग, इनके ग्रुप में नहीं आता। बाकी इन तीनों, देखो यहाँ भी 20 आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है, यहाँ आपका 12 आ रहा है, तो तीनों आपस में ग्रुप बनाते हैं, लेकिन आपका GCB उस ग्रुप में नहीं आता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका जो है, क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए शब्दों के जोड़े द्वारा साझा किया गया है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि आपको एक वर्ड का पेयर दिया गया है, नॉर्थ साउथ। तो यहां पर देखो, अगर आप बात करें तो ये दोनों डायरेक्शन दी गई है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन होती हैं। भाई डायरेक्शन इस प्रकार से हम बनाते हैं, 4 डायरेक्शन ये होती हैं, 4 डायरेक्शन ये होती हैं, इस सेंटर पॉइंट के द्वारा कनेक्टेड होती है। ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये डायरेक्शन वेस्ट है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, और ये साउथ। तो ये नॉर्थ साउथ दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों क्या है आपकी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन। इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो दोनों आपकी अपोजिट डायरेक्शन है। तो अब देखो इन वर्डों में किसमें दोनों में अपोजिट का रिलेशन है वो आपको देखना है, क्योंकि ये जो शब्द दिए गए इन दोनों में अपोजिट का रिलेशन है। नॉर्थ का अपोजिट हो गया साउथ, तो इनमें से जिसमें जो है अपोजिट का रिलेशन होगा वही आपका सही आंसर होगा। जैसे पहला दिया गया फ्रॉन स्माइल, तेवर मुस्कान। अब तेवर मतलब कि एक प्रकार से गुस्सा दिखाना, स्माइल मतलब क्या, किसी को भाई उसी तेवर का जो है कोई गुस्सा दिखा रहा है, आप उसके समय स्माइल कर रहे हैं, उसको और तेज गुस्सा आ रहा है, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, जस्ट क्या हो गया, अपोजिट ही तो हो गया कि भाई एक हंस रहा है, एक गुस्सा कर रहा है। वो जितना तेज हंस रहा है उसको उतना तेज गुस्सा आ रहा है अगले वाले को। तो दोनों के एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, कि एक दुखी हो रहा है आपकी स्माइल से, आप हंस रहे हैं। तो पहला ही तो सही हो गया, पहला ही तो सही हो गया, पहला ही सही है, क्योंकि भाई फ्रॉन का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्माइल, कि भाई एक तेवर दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, और आप जो है भाई हंस रहे हैं, तो दोनों क्या एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। उसने कहा तुम कितना भी गुस्सा करो मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं तो हंसता रहूंगा। तो दोनों एक दूसरे क्या हो गए, आपके अपोजिट। तो पहला ही आपका जो है सही है। तो बाकी तो फिर आपके जो है जैसे होल और टोटल है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानार्थी, सिनोनिम्स कह सकते हैं। डक्टाइल एंड बेंडेबल आपका तन्य, और ये क्या है आपका बेंडेबल, ये भी आपका उसी अर्थ में आता है, ठीक है ना। ये भी आपका जो है इन दोनों का सेम ही मीनिंग होता है लगभग, ठीक है। इंटीग्रिटी एंड हॉनेस्टी ये भी आपका दोनों सिनोनिम्स है, ठीक है ना, वो भी ईमानदारी से रिलेटेड है। तो इसलिए जो है पहला ही आपका सही है। ये दोनों वर्ड आपके अपोजिट है, ये दोनों भी वर्ड आपके जो है क्या है, अपोजिट है। तो पहला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग से। किस टॉपिक से, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से। क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज PAGE इज कोडेड एज 16 14 95, हाउ विल पार्ट बी कोडेड एज इन दैट लैंग्वेज। एक निश्चित कोड भाषा में पेज को 16 14 95 के रूप में कोडित किया गया है, तो उस भाषा में पार्ट को कैसे कोडित किया जाएगा। इन चारों ऑप्शन में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो बात हो रही है कोडिंग डिकोडिंग की, बात हो रही है अल्फाबेट की, तो बात होगी अब A to Z की, ठीक है ना, और बात होगी 1 to 26 की। मैंने आपसे बार बार कहा जब भी बात अल्फाबेट की होती है, आप जो है अल्फाबेट के क्वेश्चन को हमेशा उसके
पोजीशन के द्वारा सॉल्व करिए। तो अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, जो आपको दिया गया पेज को इसमें डिकोड किया गया, तो यहाँ से आप मेथड निकालेंगे। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, किस आधार क्या तरीका लगाया गया कि भाई पेज को इसमें डिकोड कर दिया गया, और जो मेथड निकलेगा सेम वही मेथड आप PART पार्ट में अप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूं तो P है, A है, G है और E है। अब जानते हो समस्या हमारे सामने क्या आती है, एक समस्या ये आती है कि जो नंबर है इनको कैसे डिवाइड करें, इनको डिवाइड करने में प्रॉब्लम आती है। तो डिवाइड करने से पहले आप पेज में जो अल्फाबेट दिए गए हैं ना, उनकी जरा कोड लिख लीजिए, उनकी प्लेस वैल्यू जरा लिख लीजिए। देखिए जरा, तो आपने कहा कि P की प्लेस वैल्यू 16, A की 1, G की 7 और E की होती है 5। मैंने आपको प्लेस वैल्यू सारी बताई है ना, A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, ठीक है, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 एंड Z26। तो अब देखो यहाँ पे आपने इनकी प्लेस वैल्यू लिख दी। अब जरा देखो, अब यहाँ पर आपकी P की प्लेस वैल्यू 16, A की 1, G की 7 और E की 5। अब देखो तो कितनी आसानी से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पर हम देखो P के नीचे हम 16 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 16 लिखा है। इसके बाद A के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 1 आया है। अब यहाँ पर 7 के नीचे 49, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में देखो 5 आया है और E का कोड 5 होता है। अब जैसे ही हमने इनको डिवाइड कर लिया, किस आधार पे, उनके कोड के आधार पे, कि भाई P का 16 है, देखो 16 लिख दो, A का 1 है, A के नीचे 1 लिख दो, 7 है, इसके नीचे 49 लिख दो, 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दो। अब हमें पता है ना कि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो बाकी सब में देखो क्या है, इसके नीचे इसका कोड लिखा है, इसका कोड लिखा है, इसका कोड लिखा है, लेकिन जो चौथे नंबर पर अल्फाबेट आ रहा है उसका हमें स्क्वायर करके लिखना है। जो नंबर लिखना वो स्क्वायर करके लिखना है। तो यहां पर देखो आपसे पूछा गया PART, आपसे पूछा गया PART। अब देखो अगर मैं कोड की बात करूं तो भाई P का 16, A का 1, R18 एंड T20। तो यहां पर तो आपका क्या आएगा, 16 आ जाएगा, यहां पे आपका 1 आ जाएगा, इतना तो क्लियर है। लास्ट में 20 आएगा, लास्ट में देखो 20 सब में दिया गया तो लास्ट में 20 आएगा। अब इस का हमें क्या करना है, स्क्वायर करके लिखना है। तो 18 का स्क्वायर मैंने अभी अभी आपको बताया है, 18 का स्क्वायर होता है 324 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, वही आपका सही आंसर होगा। 16 है, फिर 1 है, फिर 324 है, फिर 20 है। तो 16 1 आपका पहले में तो नहीं है, 16 1 तो है लेकिन 324 नहीं है ना। 16 1 320, ये आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 16 1 324 और 20। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जो है क्वेश्चन नंबर 8 आपका है। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, ठीक है, और फिर क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका कि 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd word. 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। विषम शब्द का चयन कीजिए। अब देखो ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया वर्ड क्लासिफिकेशन से। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका वर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, अर्थात शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण, 4 शब्द आपको दिए गए हैं, 3 जो है किसी प्रकार से समान है, एक कोई उसमें डिफरेंट है जो उनके ग्रुप में नहीं आता। तो आप बताना है कौन सा उनके ग्रुप में नहीं आता। क्लैरिनेट है अर्थात सहनाई, ट्रम्पेट है अर्थात तुरही बाजा, जाइलोफोन है, सैक्सोफोन है अर्थात एक मोटी आवाज का पीतल का बाजा। तो अब देखो अगर हम बात करें तो सहनाई भी एक जो है कह सकते हैं कि नली के आकार का एक क्या होता है, बाजा होता है जिसको बजाया जाता है, ठीक है ना।
इसके बाद तुरही, ये भी एक उसी आकार का जो है बाजा, पीतल का, ये भी एक बाजा होता है जिसको हम जो है बजाते हैं मुंह के द्वारा, ठीक है ना, फूंक करके बजाया जाता है। यहाँ पे जो सैक्सोफोन है वो भी उसी कैटेगरी में आता है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट होगा वो आपका होगा जाइलोफोन। ये आपका इसमें से डिफरेंट है, इसमें लकड़ी के कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, उसके द्वारा उसको बजाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये तीनों आपस में एक ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि तीनों एक प्रकार से कह सकते हैं कि हवा के द्वारा बजाए जाते हैं, ठीक है ना, मुंह से हवा को फूंक करके उनको बजाया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों एक ही, ये कह सकते हैं कि नली के आकार के ये इंस्ट्रूमेंट है, जो एक नाल के आकार का भी कह सकते हैं, ठीक है ना, उस आधार पे। तो ये तीनों अपना एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन सी उस ग्रुप में नहीं आता, जाइलोफोन के ग्रुप से अलग है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका भाई। क्वेश्चन को पहले रीड कर लीजिए, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए, ठीक है ना, सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। अब ये इक्वेशन दिया गया है आपको 12 + 81 - 27 + 9 / 3 = 36। आपको बताना किन दो सिंबल को आपस में इंटरचेंज कर दें। ऑप्शन में आपको सिंबल दिए गए हैं, जो आप जैसे पहला ऑप्शन आपने उठाया तो पहले में दिया गया प्लस, माइनस और डिवाइड, अर्थात इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें, जिससे जो है इक्वेशन क्या हो जाए आपका जो है बराबर हो जाए, करेक्ट हो जाए। और यहां पर जो है आपको करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो जाए राइट हैंड साइड के, इक्वल्स टू हो जाए राइट हैंड साइड के। कब? सिंबल को इंटरचेंज करने पर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से, ठीक है ना। अब यहां पर आपने जैसे पहला ऑप्शन उठाया, अब देखिए पहला ऑप्शन है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आप पहले जिसमें डिवीजन दिया गया हो उसको पहले चेक कर लीजिए, ठीक है ना, उसको पहले चेक कर लीजिए। जैसे पहले में डिवीजन दिया गया है माइनस और डिवीजन, तो हम जरा ए को चेक करते हैं। देखो तो 12 है प्लस 81 है। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा, डिवीजन है आपका 27 × 9, यहाँ माइनस का 3 इक्वल्स टू ये अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे 36 आ जाना चाहिए। तो आपने कहा कि अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 12 प्लस, अब देखो 27 से क्या आपका 81 डिवाइड हो जाएगा, तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। 27 से 3 टाइम आपका डिवाइड होगा, ठीक है, 27 3 जा आपका 81 होता है, इंटू 9 - 3। अब देखो ये 12 प्लस हो जाएगा आपका 27 माइनस का 3, तो जाएगा आपका 12 प्लस कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। इसको माइनस कर दो, कितना बचेगा 20 नहीं 24 बचेगा, कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। ये इक्वल्स टू में 36 आना चाहिए, इक्वल्स टू में 36 आना चाहिए। तो आपने कहा 12 प्लस 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 36, 36 इक्वल टू 36। पहले ही ऑप्शन से काम बन गया। जब पहले ही ऑप्शन से बात बन गई तो फिर आगे किसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। माइनस और डिवीजन को जो है आपस में इंटरचेंज करने पे हमारा इक्वेशन बराबर हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आता है हमेशा पहले किसको आप चेक करिए जिसमें डिवीजन दिया गया हो। इसमें पहले दूसरे में दिया गया, मान लो चौथे में दिया गया होता तो सबसे पहले आप डिवीजन को चेक कर लें। डिवीजन को क्यों चेक करेंगे? क्योंकि बराबर में पूर्ण वैल्यू दी गई है और डिवीजन ये निर्धारित करेगा कि भाई वैल्यू पूर्ण आएगी, वैल्यू आपकी डेसिमल में आएगी, इसलिए पहले आपको डिवीजन को चेक करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन सही है, माइनस और डिवीजन। माइनस और डिवीजन को देखो इंटरचेंज करने पे इधर भी 36 आ गया, इधर 36 था, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के हो गया, तो पहले ही इंटरचेंज करने पे आपका इक्वेशन करेक्ट हो गया। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है। 10th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है डाइस से, ठीक है ना। किस टॉपिक से पूछा गया है? डाइस से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, सेलेक्ट द सिंबल दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन शोइंग प्लस। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, उस चिन्ह का चयन करें जो प्लस दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो देखो एक पासा हमेशा एक होता है, उसकी स्थितियां 3 4 5 6 कितनी भी हो सकती हैं। क्लियर है?
लेकिन डाइस हमेशा एक होता है। एक पासे में जो बात होती है वो केवल सरफेस की बात होती है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो एक डाइस में 6 सरफेस होती हैं। अब अगर देखो रूल की जो बात करें तो जो रूल है हमारा वो 1 to 6 नंबर के लिए तो क्लियर होता है, लेकिन अगर 1 to 6 में कोई भी नंबर अगर आपका मिसिंग है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये नंबर होगा। लेकिन अगर किसी 1 to 6 नंबर के बाद अगर कोई सिंबल दिया गया है, कोई नाम दिया गया है, कोई फ्लावर कुछ भी दिया गया है XYZ, ठीक है ना, उस 1 to 6 नंबर के अलावा तो वो 6 के 6 आपको पता होने चाहिए। लेकिन अगर 1 to 6 नंबर में अगर कोई मिसिंग है तो बता सकते हैं इसकी जगह ये होगा, ठीक है ना। अब देखो एक पासे की 3 पोजीशन दी गई हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिमाग में ये आता है, क्या हमें तीनों पोजीशन यूज करना है क्या? तो मेरा आंसर है नहीं। आपको यहां पर केवल 2 ऐसी पोजीशन लेनी है यहां पर जो है जिनमें कोई एक नंबर कॉमन हो। अब नंबर की जगह यहां पे सिंबल तो कोई एक सिंबल कॉमन हो या फिर कोई 2 सिंबल कॉमन हो। जब मोर देन 2 पोजीशन आती है केवल 2 रूल लगते हैं। कौन कौन सा? ऐसी 2 पोजीशन लीजिए जिनमें कोई एक नंबर कॉमन हो या एक सिंबल कह लीजिए, जो भी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सिंबल है, सिंबल ले लीजिए, ठीक है ना, या फिर 2 सिंबल कॉमन हो। इसके अलावा तीसरा कोई रूल नहीं लगता। ऐसी 2 पोजीशन आपको नहीं लेनी है जिनमें कोई भी सिंबल कॉमन ना हो। अब जैसे यहां पर देखो, और किन्हीं भी 2 को लेके आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को लेना चाहूं, दोनों में @ कॉमन है, आपने कहा बिल्कुल। अब देखो दोनों में @ कॉमन है, मैंने फर्स्ट और सेकंड ले लिया, मैंने फर्स्ट और सेकंड ले लिया, दोनों में @ कॉमन है, तो @ को बेस मान के दोनों को क्लॉकवाइज घुमाओ। तो पहले को जब आप घुमाओगे तो पहले क्या आएगा आपका हैश, फिर क्या आएगा आपका $। दूसरे को जब आप घुमाएंगे तो यहां पे आपका आ जाएगा स्टार और यहां पे आ जाएगा आपका परसेंटेज। तो देखो इसके नीचे स्टार आया तो हैश का अपोजिट स्टार हो गया, $, का अपोजिट परसेंटेज हो गया, और @ का जो अपोजिट है वो प्लस हो जाएगा। @ का जो अपोजिट है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो सिंबल, जो नंबर जिसका विपरीत में हो, जिसके विपरीत में होगा वह उसके बगल में नहीं हो सकता। जैसे यहां पर देखो, यहां पे प्लस है तो कहीं भी @ आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि @ जो है प्लस का क्या है, अपोजिट है। तो जो जिसके विपरीत होता है उसके अपोजिट वहां पे उसके बगल में नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे प्लस @ का अपोजिट है, इन दोनों में कहीं भी आपको प्लस नहीं दिख रहा। क्लियर है? तो भाई 4 तो ये कंप्लीट हो गए, एक 5वां ये हो गया, 6वां आपका सिंबल प्लस हो गया। तो प्लस का अपोजिट क्या आएगा, @ आएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हमारे दिमाग में एक बात आती है, क्या सर हम फर्स्ट थर्ड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। दोनों में देखो हैश कॉमन है, वहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्या सेकंड थर्ड ले सकते हैं? सेकंड और थर्ड भी ले सकते हैं, दोनों में आपका परसेंटेज कॉमन है, ठीक है ना। तो किन्हीं भी 2 स्थितियों को लेकर आप आंसर निकाल सकते हैं। आंसर वही आएगा जो आपने निकाला, किन्हीं भी 2 स्थितियों को ले। अगर आंसर अलग अलग आता है तो फिर लिखा हुआ डाइस गलत हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन आपका तरीका गलत नहीं हो सकता। क्लियर है? तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका @ ठीक है। प्लस के अपोजिट में क्या आ जाएगा आपका @ तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, जो है क्वेश्चन नंबर 11 आपका पूछा गया है लॉजिकल वेन डायग्राम से, ठीक है ना। लॉजिकल वेन डायग्राम से अर्थात जो है तार्किक वेन आरेख से। क्वेश्चन देखिए आपका कि इन द गिवन वेन डायग्राम द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट ट्रेवलर्स हु लाइक टू ट्रेवल बाय प्लेन, the circle represent travelers who like to travel by bus, and the triangle represent travelers who like to travel to train. Okay, the numbers given in the diagram represent the number of travelers in that particular category. दिए गए वेन आरेख में आयत उन यात्रियों का प्रतिनिधित्व करता है जो हवाई जहाज से यात्रा करना पसंद करते हैं, वृत्त उन यात्रियों का प्रतिनिधित्व करता है जो बस से यात्रा करना पसंद करते हैं, और त्रिकोण अर्थात त्रिभुज उन यात्रियों का प्रतिनिधित्व करता है जो ट्रेन की यात्रा करना पसंद करते हैं। तो आरेख में दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी में यात्रियों की संख्या को दर्शाती है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, अब ये डायग्राम आपका पहले से इसी प्रकार से बन के आएगा। कभी कभी ऐसा है, आपने देखा होगा डायग्राम में जो है कि सब कुछ उसमें लिखा होता है कि भाई कौन सा डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर नहीं लिखा है उस डायग्राम में तो आपको पूरा इसी प्रकार से वहां पर जो है दिया गया होगा।
अब जैसे यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं तो प्लेन किसको रिप्रेजेंट करता है, आपने कहा नहीं, रेक्टेंगल तो आपने कहा प्लेन से जो ट्रेवल करते हैं। सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपने कहा सर्कल रिप्रेजेंट करता है जो है बस से सफर करना पसंद करते हैं, जो किससे सफर करना पसंद करते हैं, बस से। तो जो आपका सर्कल है वह उनको रिप्रेजेंट करता है जो बस से सफर करना पसंद करते हैं, और जो ट्रायंगल है वह उनको रिप्रेजेंट करता है जो ट्रेन के द्वारा सफर करना पसंद करते हैं, जो ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं। किससे, ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं। क्लियर है। अब जरा इस डायग्राम को पहले समझ लीजिए। देखिए यहां पे जो 11 नंबर लिखा है, ठीक है ना, 11 नंबर उस क्राइटेरिया को दर्शाता है, उस एरिया को दर्शाता है जो केवल ट्रेन से जाना पसंद करते हैं। 2 उस एरिया को दर्शाता है जो ट्रेन और बस दोनों से जाना पसंद करते हैं, क्योंकि देखो दोनों में ये आपका एरिया दोनों में कॉमन है, ट्रायंगल में भी और सर्कल में भी, ठीक है ना। 6 उस एरिया को दर्शाता है जो ट्रेन और प्लेन दोनों से जाना पसंद करते हैं। 9 उसको दर्शाता है जो तीनों से जाना पसंद करते हैं, ट्रेन से भी, प्लेन से भी और बस से भी। 10 उसको दर्शाता है जो केवल बस से सफर करना पसंद करते हैं, और 5 उसको दर्शाता है जो बस और प्लेन दोनों से सफर करना पसंद करते हैं, और 13 उसको दर्शाता है जो केवल और केवल प्लेन से सफर करना पसंद करते हैं। अब जरा आ जाइए अपने क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी ट्रेवल्स लाइक टू ट्रेवल आइदर बाई ट्रेन और प्लेन बट नॉट बाई बस। कितने यात्री या तो ट्रेन या हवाई जहाज से यात्रा करना पसंद करते हैं लेकिन बस से नहीं। अब देखो बस में क्या लग गया, नॉट लग गया, नहीं लग गया। तो आपने कहा कि देखो बस से जो अगर हम बात करें तो इस वाले एरिया में नहीं लगा है, तो आंसर आपका देखो 10, 2, 9 और 5 तो हो नहीं सकता। जिसमें नॉट लग गया उसको यहां से बिल्कुल बाहर कर दो, तुम जाओ भाई बाहर, ठीक है ना, तुम यहां से बाहर हो जाओ, तुम्हारा यहां पर कोई भी काम नहीं है। अब जो है बचा कौन कौन, यहां पे ट्रेन और प्लेन, इन दोनों से कौन यात्रा करना पसंद करेगा। तो अब देखो यहां पे और लगा कि हाउ मेनी ट्रेवलर्स लाइक टू ट्रेवल आइदर बाई ट्रेन और प्लेन, ठीक है ना, या तो वो ट्रेन से यात्रा कर रहे हो तो प्लेन से यात्रा कर रहे हो। तो आपने कहा इस बात को ध्यान, जिसमें नहीं लगेगा उसको तुरंत वहां से हटा देना है। तो आपने इस सर्कल के अंदर जितने आपके नंबर इनको तुरंत यहां से हटा दीजिए, ये कोई भी आंसर नहीं हो सकता। तो अब प्लेन या ट्रेन, अब जो है ट्रेवलर्स जो ट्रेन या प्लेन से सफर करना पसंद करते हैं उनकी संख्या कितनी है, तो आपने कहा उनकी जो संख्या है वो कितनी है आपकी, देखो 13 + 11 + 6, यही तो है। देखो 6 जो है प्लेन और ट्रेन दोनों से करते हैं, 11 केवल ट्रेन से करते हैं, 13 केवल प्लेन से करते हैं। टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 13 + 6 आपका 19, 30 हो जाएगा। तो टोटल जो है 30 लोग आ जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात मेरी आई। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये डायग्राम इसी प्रकार से बनकर एग्जाम में भी आएगा। कभी कभी आप देखेंगे कि डायग्राम में ये सारी चीजें पहले से लिखी होती है, नहीं लिखी होंगी तो बाकायदे वहां पे पूरे क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा कि कौन सा डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 30। क्यों, क्योंकि भाई बस में क्या लगा है, नॉट की जो है, लेकिन बस से नहीं यात्रा करना पसंद करते, तो जो जिसमें नॉट लग गया उसको बिल्कुल पहले बाहर कर दिया हमने, ठीक है ना। तो 2, 9, 5, 10 तो आपको लेना ही नहीं है। अब प्लेन या ट्रेन सफर कौन कौन करता है, 11 करते हैं, 6 13 करते हैं, टोटल हो गए आपके 30। क्लियर है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका जो है, क्वेश्चन को एक बार पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ द फिगर। दी गई आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब एक दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका जो है सही मिरर इमेज होगी। तो यहां पर जरा देखिए, बात अगर हम मिरर की करते हैं तो मिरर एक ही होता, उसको रखने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है ना।
एक होता है आपका इस प्रकार से जो आप रखते हैं, ऊर्ध्वाधर कह सकते हैं या वर्टिकल कह सकते हैं। जब मिरर आप वर्टिकल रखते हैं तो ध्यान रखिएगा, लेफ्ट बदलता है राइट से, लेफ्ट बदलता है राइट से, और राइट बदलता है लेफ्ट से। अर्थात लेफ्ट राइट तो आपस में बदल जाते हैं, अर्थात दायां भाग बाएं भाग से और बायां भाग दाएं भाग से, लेकिन अप और डाउन जो है आपस में नहीं बदलते, अप डाउन आपस में नहीं बदलते, ठीक है ना। अर्थात ऊपर और नीचे का भाग आपस में नहीं बदलता। तो जब मिरर आपका कैसा रखा हो, वर्टिकल रखा हो, तो लेफ्ट राइट आपस में बदलते हैं, लेकिन अप डाउन आपस में नहीं बदलता। अर्थात ऊपर और नीचे का भाग जैसा है वैसा ही रहेगा। इसी प्रकार से अगर मिरर आपका इस प्रकार से रखा है, अगर मिरर आपका हॉरिजेंटल रखा है, तो हॉरिजेंटल मिरर की इमेज और वाटर इमेज दोनों एक समान होती हैं। और जब मिरर आपका हॉरिजेंटल रखा हो, इस प्रकार से रखा हो, तो ध्यान रखिएगा अप डाउन आपस में बदल जाते हैं। अप बदलता है डाउन से, डाउन बदलता है अप से, अर्थात तो ऊपर और नीचे का भाग आपस में बदल जाता है, लेकिन लेफ्ट और राइट पार्ट नहीं बदलता, बायां और दायां भाग आपस में नहीं बदलता। अब जो यहां पर आप दर्पण रखने वाले हैं वो उसके राइट हैंड साइड में रखने वाले हैं, अर्थात यहां पर, ठीक है ना। और ये मिरर आपको ऐसे रखना है। अब यहां पर आपको बताना है कि इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी। तो अब आपको क्लियर होगा, इसका लेफ्ट जो है, लेफ्ट पार्ट किससे बदलेगा, राइट पार्ट से, और राइट किससे बदलेगा, लेफ्ट से। लेकिन अप और डाउन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो यहां पर देखिए भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा। अब देखो यहां पे अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे भी देखो याद रख सकते हैं कि भाई जो पास में, अब देखो ये आपका मिरर रखा है, इसके जो पास में है वो पास आएगा, जो दूर है वो दूर जाएगा। तो ये वाला पार्ट, ये जो आपका ये ब्लैंक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पहले होगा और ये ब्लैक वाला पार्ट दूर होगा, ठीक है ना। ब्लैंक पार्ट पहले होगा, ब्लैक वाला पार्ट दूर होगा। अब जरा देखो, पहले उनको देखो जो आंसर नहीं हो सकते, पहले उन डायग्राम को यहां पर से अलग कर दी जो आंसर हो ही नहीं सकते। जैसे अगर हम पहले की बात करें तो पहला जो है आंसर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भाई देखो ये पास में है, तो देखो ये पास में, ये दूर है तो दूर है। इसमें ज़्यादा चेक करो, इसमें भी आपका जो है ये पास में, तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये पहले आना चाहिए। देखो इसकी तरह आपका जो है सी में देखो ये आपका बिल्कुल इस प्रकार से है। और डी की अगर हम बात करें, डी में भी आपका इसी प्रकार से। अब जरा एरो को चेक कर लो, एरो जो है ये आपका पहले, एरो आपका सी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एरो इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, जो ए और तो बी तो आंसर था ही नहीं। अब जो है सी भी आंसर नहीं हो सकता, ए और डी दोनों में एरो ठीक है। अब जरा आप ट्रेंगल में आ जाओ, ट्रेंगल का भी लेफ्ट राइट बदलेगा ना, ट्रेंगल का भी लेफ्ट राइट बदलेगा, तो ये पार्ट आपको इधर दिखाई पड़ेगा, तो आंसर डी नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा, ए होगा। आंसर कौन सा होगा, ए होगा। तो ये इस प्रकार से जब भी आपका जो है मिरर इमेज या वाटर इमेज से क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो जो आंसर नहीं हो सकते उनको अलग कर दीजिए, आंसर अपने आप आपसे कहेगा मैं हूं आंसर। क्लियर है? तो पहला आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका जो है, ये भी क्वेश्चन आपका नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछा गया है, ठीक है ना। इसे हम पिक्चर रीजनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं, पिक्चर रीजनिंग। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिपिक्ट्स हाउ द गिवन ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ पेपर वुड अपीयर इफ इट इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन। उस विकल्प का चयन करें जो दर्शाता है कि दी गई पारदर्शी कागज की शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ने पर वह कैसा दिखाई देगा। अब देखो यहां पर आपको एक जगह ये आपको डायग्राम दिया गया, क्वेश्चन फिगर ये दिया गया है आंसर फिगर। क्वेश्चन फिगर में ये आपको जो डायग्राम है तो पता उस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो जहां डॉट डॉट बना है, यहां से यदि इस पेपर को फोल्ड कर दिया जाए, इस वाले पार्ट को इधर फोल्ड कर दिया जाए, तो इनमें से कैसा वो डायग्राम आपको दिखाई पड़ेगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो अब एक चीज जरा देखो, जब आप इसको इधर फोल्ड करेंगे तो भाई इसमें तो दो पहले से ये आपके ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल इसमें भी हैं, लेकिन ये भी ट्रायंगल तो कहीं ना कहीं ये इसको देखो जुड़ा हुआ है, तो ये ऐसे कहीं दिखाई पड़ेगा आपको, ये यहां से कहीं ऐसे आएगा, ऐसे जब आप फोल्ड करेंगे तो ये ऐसा कहीं आएगा। देखो चाहे भाई ये पूरा का पूरा जाके इससे मिलेगा, क्योंकि ये दोनों कोने हैं, देखो ये दोनों कोने जाके यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन ये बिल्कुल इससे आएगा तो ये यहाँ कहीं आएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल साथ में आएगा, यहाँ नहीं, बिल्कुल साथ में आएगा। एक मिनट रुकना, ये बिल्कुल साथ में आएगा, यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये जो है ना इसका जो ये कोना है, इसका जो ये कोना है बिल्कुल देखो लाइन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से आपका इस प्रकार से जाएगा, ये इस प्रकार से इसको टच करेगा यहाँ पे,
क्योंकि ये जाके यहाँ पे मिल जाएगा इस लाइन से ऐसे। देखो किसमें, पहले में तो नहीं है। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरे में देखो सी में, देखो ये लाइन यहाँ ऐसे गई, जबकि ये लाइन जाके यहीं पे मिलेगी, ये लाइन जाके यहाँ पर मिलेगी। जब ऐसे आप करेंगे ना तो ये लाइन जाके यहाँ पे मिलेगी, ये ऊपर वाली, और ये लाइन यहाँ पे आके मिलेगी। तो आंसर आपका जो है बी ही सही होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। आंसर आपका बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब आप इसको फोल्ड करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम दिखाई पड़ेगा जो बी में दिया गया है।